अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट पीएससी, यूजीसी, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ तैयारी बढ़िया चल रही होगी आप सभी की। जितने भी सवाल टीसीएस ने पूछे हैं सभी के सभी मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सब लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आपके लिए इस समय बेहतरीन ये है, सबसे पहले आप करंट ईयर क्वेश्चन करो, क्योंकि वो एक्चुअल में टीसीएस के द्वारा ही कंडक्ट कराए गए हैं और बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं। सेट वाइज, एग्जाम वाइज काफ़ी सारे सवाल सीजीएल के सीपीओ में भी देखने को मिले थे। सबसे पहला सवाल देखते हैं। नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब सिर्फ और सिर्फ आंसर पे आपको फोकस नहीं करना है और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कोशिश ये करनी है कि पेन कॉपी लेके बैठना, जहाँ पर भी आप अपने बायोलॉजी के नोट्स बनाते हो वहाँ पे कुछ की पॉइंट्स जो जो मैं आपको बताऊंगा वो सब आपको नोट करने हैं। सबसे पहला सवाल तो ये आता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? क्या ये हार्मोन सिक्रीट करता है, या क्या ये एंजाइम सिक्रीट करता है, क्या ये नन करता है, या बोथ करता है? फटाफट से आंसर दो। कोशिश करेंगे सिर्फ हम क्वेश्चंस के ऊपर ना रुकते हुए बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि एक ही सवाल में से कोशिश मेरी ये होगी जितनी वैरायटी पॉसिबल है सभी यहाँ पे आपको डिकोड करके दे दूं। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो कि हार्मोन सिक्रीटिंग होता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो कि एंजाइम सिक्रीटिंग होता है। किसी को अगर याद नहीं हो रहा तो आप इस तरीके याद कर सकते हो कि इसके पास एक्स है, फिर वाई और जेड इसके पास है, दैट इज एक्स वाई जेड का एक पेयर बनाएगा। तो जो एक्सोक्राइन है वो एंजाइम सिक्रीट करता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब कौन सा ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि कंट्रोल करता है बाकी ग्लैंड की फंक्शनिंग को? कौन सा ऐसा ग्लैंड है? देखो, इसे मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। मास्टर ग्लैंड के नाम से भी सवाल काफी बार बनता है। पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। दूसरा सवाल मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा, ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कि जब आप फियर में होते हो, फ्राइट में होते हो, घबराए हुए होते हो, अचानक डर जाते हो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जनरली जो एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर आपको सांप दिख गया अचानक, तो कौन सा इनमें से ग्लैंड है जो कि एक्टिवेट होगा? एक ही सवाल में से कोशिश मेरी ये रहेगी बहुत सारे सवाल आपको यहाँ पे डिकोड करके दे दूं। मुझे उम्मीद है अब तक आंसर आपने सोच लिया होगा। एड्रीनल ग्लैंड जो है ये एक्टिवेट होता है आपका जब आप फियर में होते हो, फ्राइट में होते हो, फाइट में होते हो, इन सब चीज़ों में। इससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है, ये भी सवाल बहुत बार रिपीट होता है, ध्यान रखना। एड्रीनलिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड, जो आपकी मदद करता है एकदम फटाफट से एक्शन लेने में, उस पॉइंट पे उस फैसले आपको लेने में। इसके अलावा एक और सवाल इस पेज से बन सकता है जो कि ये है, ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है? जरा फटाफट से ट्राई करो, कौन सा ऐसा ग्लैंड है इन्हीं चारों में से जो कि एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है? आप आंसर क्या दोगे? पैनक्रियस। अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, लार्जेस्ट ग्लैंड आपकी बॉडी का कौन सा है? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ग्लैंड आपको और पढ़ना है, मैं हिंट दे देता हूँ। लीवर से जुड़ा हुआ है कुछ और पिट्यूटरी से जुड़ा हुआ है कुछ, ये आपको दोनों पढ़ के जाने हैं, काफ़ी बार ये सवाल आता है। सबसे बड़ा ग्लैंड आपकी बॉडी का कौन सा है और सबसे छोटा ग्लैंड आपकी बॉडी का कौन सा है? आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा कि हमने एक ही सवाल में से देखो जितने भी पॉसिबिलिटी बन सकती है सभी को हमने यहाँ पे डिकोड कर लिया है। फॉर योर रेफरेंस, इसका जो आंसर है कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम? अब यहाँ पर सवाल ये है, काफ़ी लोगों को लगता है इसका आंसर एग होगा, लेकिन सबसे पहले तो देखो वो ऑप्शन में ही नहीं है। और दूसरा ये पूछ रहा है पर ग्राम सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट किस में है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है ओवरऑल प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होगा। आंसर इज सोयाबीन। ये काफ़ी बार रिपीट होता है सवाल, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। अगर चारों का मैं एक एक ग्राम लेता हूं तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके अंदर होगा? सोयाबीन के अंदर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज? अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है। अगर आप किसी से बात करते हो, किसी के कांटेक्ट में रहते हो, अगर हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, या फिर अगर किसी का झूठा पानी आप पी लेते हो, किसी से बात करते हो सांस के थ्रू, इन सब, या फिर टच के थ्रू, इन सभी तरीके अगर कोई डिसीज पर्सन ए से पर्सन बी तक ट्रांसफर हो सकती है तो हम उसे कहेंगे कम्युनिकेशन की वजह से वो ट्रांसफर हुई है, दैट इज अ
कम्युनिकेबल डिसीज। अब मीजल्स जो है हाईली कम्युनिकेबल है, हाईली कंटेजियस डिसीज है। कंटेजियस का मतलब आप कह सकते हो कि अगर टच से फैलने वाली डिसीज जो है, तो इसका आंसर करेक्ट होगा मीजल्स। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल और बनते हैं, इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी है? फटाफट से ट्राई करो, जब तक मैं यहाँ पे लिखूंगा तब तक आपको आंसर उसका सोच लेना है। कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी है? आप बोलोगे अस्थमा। कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि आपके ग्लूकोज लेवल से जुड़ी है? बॉडी ग्लूकोज लेवल, जनरली जिसे आप शुगर लेवल भी बोलते हो, वो होगी डायबिटीज। आखिरी सवाल ये है, कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है? आंसर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 2 स्कर्वी होगा। और विटामिन सी का सोर्स आप मुझे और बताएंगे फटाफट से। एक ही सवाल में से कोशिश ये होगी, मल्टीपल क्वेश्चंस हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। ओवरऑल मेरी टारगेट ये रहेगा, जितने भी सवाल बने हैं उनमें जो जो पॉसिबिलिटी है सभी आपको यहीं पे तैयार करा दो। सोर्स आप इसका कहोगे जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेमन हो गया, आंवला हो गया, इन सब में पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, विच हार्मोन लीड्स टू द एक्सपल्जन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग सकलिंग? अब यहाँ पर आपको जनरली जो आंसर देखने को लगता है लोगों को, वो लगता है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि ये दोनों फीमेल हार्मोन्स जनरली हम किताबों में पढ़ते हैं। बट एक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर वो जनरली बस एक फीमेल हार्मोन नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि ब्रेस्ट से मिल्क एक्सपल्जन के केस में कौन सा हार्मोन हेल्पफुल होता है, कौन सा हार्मोन काम करता है। प्रोलैक्टिन होगा आंसर। इसका याद करने का देखो तरीका सिंपल सा है, मिल्क जो है काफी हद तक जुड़ा है लैक्टो से, यानी लैक्टिक एसिड की अगर मैं बात करता हूँ या लैक्टोज की बात करता हूँ, प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात करता हूँ, गैलेक्टोज की बात करता हूँ, ये जितना जहाँ पर भी आपको लैक्टो देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होता है मिल्क से। तो यही यहाँ पे भी आप कह सकते हो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, यहाँ पर आप नोट कर सकते हो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, इट लीड्स टू द एक्सपल्जन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग सकलिंग। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रोलैक्टिन। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मेरा टारगेट ये है इसी टाइप से आपको जितने भी बनते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सभी कुछ मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करा दूंगा। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो इनमें से सीधा सीधा रिपीट हुए होंगे, या जैसे हम आप देख रहे हो ये जो अलग अलग पैटर्न्स हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनमें से बहुत बार सवाल आपको देखने को रिपीट ही मिलेगा। अगले सवाल पे चलते हैं, विच सेल्स इन आवर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? अब देखो हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड है। अब ब्लड को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ब्लड के अंदर भी दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो पाए जाते हैं कॉर्पसल्स जिसे आप सेल बोलते हो, जिसके अंदर आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है, प्लेटलेट्स आता है। मेनली आप इन तीनों को उसके अंदर कवर करते हो। ये करीब करीब आप कहते हो 45% है, और बचा हुआ 55% प्लाज्मा है। ये भी सवाल काफ़ी बार बनता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि ऐसा क्या है जो स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड होता है, स्ट्रॉ कलर लिक्विड होता है, और ये करीब करीब 55% आपकी बॉडी के अंदर होता है। आंसर होगा इसका प्लाज्मा। और प्लाज्मा का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा बताओ भाई, वाटर होगा, प्रोटीन होगा? प्लाज्मा के अंदर 92% वाटर होता है। तो आप कहोगे कि करीब करीब आपकी जो ब्लड है उसके अंदर 50% पानी है, क्योंकि अगर 100 ml ब्लड लेते हो तो उसमें करीब 55 ml आपके पास प्लाज्मा है, और उसका 92% निकालोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 50 ml आप कहोगे वाटर आता है। अब यहाँ पर सवाल ये है, सोल्जर किसे बोला जाता है? देखो मैं आपको क्लियरली एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ, 3 टाइप के आपको सेल्स बेसिकली फोकस करना होता है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। मैक्सिमम केसेस ये हैं, इनमें से ही घुमा फिरा के सवाल बनते हैं। आरबीसी जो है ये है ऑक्सीजन कैरियर, बेसिकली कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को जो काम का है वो ये है कि ऑक्सीजन कैरियर, क्योंकि क्वेश्चन इस हिसाब से बनता है। डब्ल्यूबीसी को आप बोलते हो सोल्जर्स है, यानी रक्षक हैं आपके शरीर के। अगर कोई ऐसी चीज आ गई जो आपकी बॉडी नहीं चाहती कि हो आपकी बॉडी में, तो ये उसे कोशिश करेंगे खत्म करने की। लेकिन अगर किसी वजह से कहीं पे डैमेज हो गया तो आप कहोगे ये आपके लिए काम करते हैं हॉस्पिटल का, या फिर आप बोलोगे ये मेडिकल ट्रीटमेंट का काम करते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑक्सीजन कैरी करनी है आरबीसी, अगर कहीं प्रोटेक्शन लड़ाई की बात है, बचाने की बात है डब्ल्यूबीसी, कोई अगर घायल हो गया है तो उस केस में प्लेटलेट्स, यानी ये इंटरनल और एक्सटर्नल
ध्यान रखना दोनों इंजरीज पे काम करता है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक्सटर्नल। लोगों को एक्सटर्नल लगता है, लेकिन अगर इंटरनल इंजरी भी कहीं हो जाती है तो उसमें प्लेटलेट्स का रोल बहुत बड़ा होता है। इसी वजह से आपने सुना होगा जो डेंगू हो जाता है, डेंगू के केस में प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है और डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप हॉस्पिटलाइज कर दो, क्योंकि अगर किसी भी केस में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है तो ट्रीटमेंट का टाइम उन्हें ज़्यादा मिल जाएगा एज कम्पेयर कि अगर आप घर से पेशेंट को लेके आओगे। मैं उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। डैश इज द स्टडी ऑफ माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एज सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अब सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको इसे डिकोड करके बोलूँ तो वो ये पूछ रहे हैं सेल, टिश्यू, ऑर्गन की स्टडी को क्या बोला जाता है। अब जनरली सेल की स्टडी लोगों को इसे देखते ही साइटोलॉजी ढूंढते हैं वो। पहली बात तो ये साइटोलॉजी ऑप्शन में ही नहीं है, तो डिबेट खत्म हो गई। अब उसके बाद टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी से एसोसिएट करते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अगर आप लगाओगे तो सबसे स्मार्ट वर्क होगा, क्योंकि उस केस में आप इजीली अपना आंसर गेस कर पाओगे कि ओवरऑल ये आपकी बॉडी की बात कर रहा है। तो देखो क्लियरली मैं आपको बता दूं, हिस्टोलॉजी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। लेकिन अपने को सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकना है, अपने को इससे ज़्यादा सीखना है, क्योंकि अगली बार हो सकता है वो ये पूछ ले आपसे, इक्थियोलॉजी पूछ ले, हो सकता है आपसे एंटोमोलॉजी पूछ ले, हो सकता है पेलियोंटोलॉजी, कोई लिमिट नहीं है। यदि आपका इंग्लिश के वन वर्ड में भी काम आता है तो ऑटोमेटिकली आपका एक तीर से दो निशाने वाला काम हो रहा है। फटाफट से इसे ट्राई करो, इसका क्या मतलब हो सकता है मैं आपको पूरे 5 सेकंड देता हूँ। देखो इक्थियोलॉजी जो होता है ये होता है स्टडी ऑफ फिशेस। ध्यान रखना है आपको, जो मछलियां होती है उनके अध्ययन को आप कहते हो इक्थियोलॉजी है। एंटोमोलॉजी क्या होता है, आप बोलोगे स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को बोला जाता है एंटोमोलॉजी। ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं इंग्लिश में भी एंड आपके बायोलॉजी में भी। पैलियोंटोलॉजी का मतलब क्या होता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स, स्पेसिफिकली एनिमल्स एंड प्लांट्स की अगर मैं बात करता हूँ और इनकी फॉसिल्स की स्टडी ऑफ को कहा जाता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स को बोला जाता है पैलियोंटोलॉजी। अब मुझे उम्मीद है कि आप एक ही सवाल में 4 अलग अलग सवाल सीख गए होंगे। अगर आता है सेल, टिश्यू, ऑर्गन तो आप आंसर दोगे हिस्टोलॉजी, अगर आता है फिशेस तो आंसर दोगे इक्थियोलॉजी, अगर पूछा जाता है इंसेक्ट तो आप बोलोगे एंटोमोलॉजी, अगर पूछा जाता है फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, फॉसिल ध्यान रखना फॉसिल की बात हो रही है, तो आप बोलोगे पैलियोंटोलॉजी। मुझे उम्मीद है आप नोट साथ साथ अपने बना रहे होंगे, क्योंकि देखो बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा सेशन को बार बार देखने का। मेरा सजेशन ये है, कॉपी पेन अगर अभी तक भी नहीं उठाया तो कॉपी पेन लेके बैठो, सिंपल सिंपल जो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ अपनी कॉपी में पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते चलो, जिससे आप इजीली चीज़ों को याद कर पाओ। आगे चलते हैं। डैश इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा और मुझे आपसे ये पूछना है कि जूलॉजी किसकी स्टडी है, प्लांट्स की या एनिमल्स की। अगर आप इसका आंसर बताते हो कि एनिमल्स की तो बिल्कुल सही है, और फिर मैं ये पूछूंगा कि प्लांट्स की स्टडी को क्या बोला जाता है। अगर एनिमल्स की स्टडी को आप जूलॉजी बोल रहे हो तो प्लांट्स की स्टडी किस वर्ड से एसोसिएटेड है, आप कहोगे बॉटनी से, बॉटनी से। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये बनेगा कि जो फ्लोरा वर्ड आप इस्तेमाल करते हो, फोना इस्तेमाल करते हो, इसमें से प्लांट्स से कौन सा एसोसिएटेड है या फिर बॉटनी से कौन सा एसोसिएटेड है, तो आप बोलोगे कि प्लांट्स या बॉटनी से एसोसिएटेड है फ्लोरा। यानी किसी भी एरिया में कितने अलग अलग टाइप के फूल, पेड़, पौधे, जितने भी ये प्लांट्स वाली चीज़ें हैं ये लगी हुई है, आप बोलोगे वो वहाँ का फ्लोरा है। फौना, कितने टाइप के वहाँ एनिमल्स है, अगर राइनोसेरस पाया जा रहा है, सांप पाया जा रहा है, इंसान पाए जा रहे हैं, बेसिकली एनिमल्स को जो डील कर रहा है, क्या वैरायटी है वहाँ पे एनिमल्स की, उसे आप बोलते हो वहाँ का फौना क्या है। तो ये तीनों वर्ड एसोसिएटेड है। जूलॉजी से एसोसिएटेड है आपका एनिमल्स एंड एनिमल्स से एसोसिएटेड है फौना। मुझे उम्मीद है चीज़ें समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं अपने सवाल पे, और सवाल को भी आगे समझने से पहले मुझे ये जानना है कि एम्फीबियंस क्या होते हैं। एम्फीबियन क्या हो, वो होते हैं जो कि सर्दी और गर्मी दोनों में रह लेते हैं, या एम्फीबियंस क्या होते हैं जो पानी और जल और थल दोनों पे रह लेते हैं। तो देखो ये वो हैं जो लैंड पर भी रह सकते हैं एंड वाटर पर भी रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग हो गया, टॉर्टोइस हो गया, ये सब चीज़ें एम्फीबियंस कहलाती है, क्योंकि इनके पास जनरली लंग्स भी होते हैं और गिल्स भी होते हैं। तो गिल्स की मदद से पानी में सांस ले लेते हैं और लंग्स की मदद से ये हवा में सांस ले लेते हैं। एम्फीबियंस हो या रेप्टाइल्स हो, आंसर आपका नहीं बदलेगा, आंसर आपका हर्पेटोलॉजी रहेगा।
हर्पेटोलॉजी आपका आंसर रहेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। हर्पेटोलॉजी जो है वो एक ब्रांच है जूलॉजी की, जो कि एम्फीबियंस की स्टडी से जुड़ी है। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ आप चीज़ों को समझ पा रहे होगे। यहाँ पे नहीं रुकते हैं और ये समझते हैं कि मॉर्फोलॉजी, इथोलॉजी, मैमोलॉजी। अब देखो मैमोलॉजी तो मैमल से एसोसिएटेड है, इथोलॉजी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और इथोलॉजी और एथनोलॉजी में काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो अपने पास से मैं एथनोलॉजी भी लिख देता हूँ, जिससे आपके कम से कम 15-20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर ब्रांचेस ऑफ साइंस याद हो जाएंगी। इथोलॉजी जो होता है ये होता है साइंस ऑफ एनिमल बिहेवियर। अगर ये एनिमल बिहेवियर है तो आप कहोगे दिस इज रिलेटेड टू जूलॉजी, ऑब्वियसली, क्योंकि जू का मतलब एनिमल से एसोसिएटेड होता है। एथनोलॉजी जो होता है ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये डिफरेंट है, ये है साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आप कह सकते हो कि आपस में लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, या लोग की बातचीत कैसी है, बिहेवियर कैसा है, ये किससे एसोसिएटेड होगा, ये एसोसिएटेड होगा रिलेटेड टू ऑन्थ्रोपोलॉजी। ये ऑन्थ्रोपोलॉजी यानी आप कहोगे ये ऑन्थ्रो का मतलब मैन से एसोसिएटेड, ऑन्थ्रोपोलॉजी से एसोसिएटेड है। और इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि एथनोलॉजी जो है आपके एथनिक ग्रुप जो वर्ड आता है वो एथनो से आता है। तो ये पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, और इसकी फॉर योर रेफरेंस इसका आंसर होगा हर्पेटोलॉजी। आगे चलते हैं। डैश, अब देखो कितने सारे सवाल हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। अगर आप सिर्फ पीडीएफ से पढ़ते तो आप क्या करते, फटाफट से 3 आंसर्स देखे, अच्छा इसका हिस्टोलॉजी है, इसका हर्पेटोलॉजी है, इसका पैलिनोलॉजी है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, कम से कम हमने यहाँ पे 15 से 20 चीज़ें हमने अलग अलग यहाँ पे डिस्कस कर ली है। डैश इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ प्लांट पॉलन। पॉलन को देखते ही कहीं मत भटकना, पॉलन दिखे और वहीं पे रुक जाना, सीधा सीधा आंसर इसका होगा पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी होगा इसका आंसर। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था एथनो जो वर्ड है एथनिक से है, बॉटनी वर्ड जो है आपका प्लांट से है। तो दोनों को कंबाइन करके जरा फटाफट से ट्राई करो, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए इसका। एथनो बॉटनी किस चीज़ की होगी, आप बोलोगे कि जो अलग अलग कम्युनिटीज़ होती है, ह्यूमंस की अलग अलग कम्युनिटीज़ होती है, वो प्लांट्स से उनका क्या रिलेशन है, प्लांट्स से वो किस तरीके अलग अलग उनके कस्टम्स है, अलग अलग उनके यूजेस है। हर्ब्स की बात करूं तो ह्यूमन की जो कम्युनिटीज़ है या एथनिक ग्रुप्स हैं, एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, वो प्लांट्स से या फ्लोरा से किस तरीके एसोसिएटेड है, ये पूरा जो कनेक्शन है इसे बोला जाता है एथनोबॉटनी। पैलिनोलॉजी हमने डिस्कस कर लिया, स्टडी ऑफ प्लांट पॉलन स्पोर्स। इसके अलावा डेंट्रोलॉजी की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये ट्रीज से एसोसिएटेड है। पैलियोबॉटनी, बॉटनी है प्लांट से, पैलियो है फॉसिल से। ये इस तरीके अगर आप डिकोड करोगे बहुत आसानी रहेगी। ये है स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ आ रही होगी। ये है स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। अगला सवाल देखते हैं। रिकेट्स इज अ डिसीज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट। इनमें से कौन से विटामिन की कमी से रिकेट्स होती है, पहला ये सवाल है। उसके अलावा एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, क्योंकि सिर्फ वो नहीं सीखना जो पूछा जा चुका है, वो भी सीखना है जो पूछा जा सकता है। लंग्स, या इस तरीके बोलो रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अब तक आंसर आ जाना चाहिए मुझे उम्मीद है, या फिर अब बोलोगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस टाइप का अगर सवाल बनेगा, कंफ्यूजिंग सवाल हो सकता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से रिकेट्स के बारे में पढ़ रखा है तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। देखो इसका आंसर सबसे पहले बता दो, रिकेट्स जो होता है बोन्स से एसोसिएटेड है, जो हड्डियां होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो आप बोलोगे रिकेट्स जो एसोसिएटेड है वो स्केलेटल सिस्टम से एसोसिएटेड है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि विटामिन डी की कमी हो जाती है शरीर में, जिसकी वजह से जो हड्डियाँ हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, आप कहोगे बिल्कुल सीधी नहीं रहती, और हड्डियाँ साथ साथ कमज़ोर भी हो जाती हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा विटामिन डी। During photosynthesis, green plants use energy from sunlight to synthesize dash from carbon dioxide and water। अब जो प्लांट होता है, प्लांट को या ट्री की अगर मैं इन जनरल बात करता हूँ तो ये क्या करता है, ये लेता है CO2, ये लेता है वाटर, और फाइनली क्या बना देता है, ये बनाता है ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन तो ऑप्शन में है नहीं, तो और कुछ तो बनाएगा ना ज़रूर। फाइनली ये बनाता है ग्लूकोज।
अब यहाँ पर फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने पढ़ा होगा C6H12O6, वो कुछ नहीं है, वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज बनता है जिसे आप जनरल भाषा में बोलते हो फूड बनाता है प्लांट, जिस फूड को आप कंज्यूम करते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, कि जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज करते हैं या बनाते हैं ग्लूकोज। किससे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। और देखो एक और चीज़ आपने अब देखी होगी, यहाँ पे नोटिस आपने करी होगी कि जितने भी सवाल मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस करे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सवाल की बात करता हूँ, तो सिर्फ एमसीक्यू याद करके जाने से काम नहीं बनेगा। या मैं जितने ये वाले सवाल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसके लिए एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक्स की। फटाफट से बिना टाइम खराब करे हुए अगले सवाल का आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एप्पल? जो एप्पल होता है, सेब होता है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? पूरे पूरे 5 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, फटाफट से इसका आंसर दो। एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? आंसर होगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो है एप्पल के अंदर पाया जाता है। अब एक होमवर्क सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। वो होमवर्क सवाल ये है कि आंट्स में या जनरली बोलो इंसेक्ट्स में इनमें से कौन सा एसिड पाया जाता है, क्योंकि ये भी रिपीटेड सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और दूसरा सवाल मेरा ये है, कौन सा ऐसा इनमें से एसिड है जो कि फर्टिलाइजर से एसोसिएटेड है? उसके अंदर कोई एक एलिमेंट है जो कि फर्टिलाइजर से एसोसिएटेड है। हल्का बहुत आपको क्या करना है यहाँ पे, ऑप्शन एलिमिनेशन से सोचना है। देखो फर्टिलाइजर जो होता है उसमें 3 चीज़ें मेन होती है, जिसे आप बोलते हो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। अब नाइट्रोजन आपको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो वो उससे एसोसिएटेड है। अगर मैं आंट्स की बात करता हूँ, इंसेक्ट्स की बात करता हूँ, तो ऑप्शन में ही एक ऐसा भी आंसर है जो कि आंट्स या इंसेक्ट से भी एसोसिएटेड है। एक और सवाल बनता है कि जो बैटरीज होती थी ट्रेडिशनल, जो पुराने ज़माने की बैटरीज होती थी या जो अब भी काफ़ी घरों में देखी जाती है, उसके अंदर कौन सा एसिड डाला जाता था? आपने इस टाइप की बैटरी देखी होगी इन्वर्टर की, उसमें कौन सा एसिड होता था? सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डाला जाता था। अगला सवाल देखते हैं। Which of the following gases reduces the oxygen carrying capacity of the blood? यानी जो ब्लड है, अब यहाँ पे ब्लड से वो एसोसिएटेड है आरबीसी से, आरबीसी की वजह से वो एसोसिएटेड है हीमोग्लोबिन से। अब हीमोग्लोबिन जनरली पसंद करता है ऑक्सीजन को कैरी करना, लेकिन अगर कोई और गैस यहाँ पर आ गई जो कि हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा अच्छे से अपनी बॉन्ड बनाती है, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की जगह इस वाली पर्टिकुलर गैस को लेके जाएगा, जो कि गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी वजह से सवाल ये भी बनता है, इनमें से कौन सी पॉइजनस गैस है? पॉइजनस गैस इसलिए हम उसे बोलते हैं क्योंकि वो गैस क्या करती है, आपके शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचने नहीं देगी, कुछ ही देर में डेथ हो जाएगी। और ये आपने सुना भी होगा, जो आपके गीजर्स होते हैं गैस वाले जिसे आप बोलते हो, उसमें से भी ये पाया जाता है कि जब कंबशन होता है किसी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। इसलिए आपने सुना होगा कि बंद दरवाज़ा करके उस गैस के गीजर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या अंगीठी नहीं जलानी चाहिए। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसका आंसर ये होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कौन सी गैस कम करती है, जो कि ऑब्वियसली ब्लड यानी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन से भी ज़्यादा अच्छे से मेल भाव कर सकती है, जो कि है कार्बन मोनोऑक्साइड। द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस इनमें से किसकी वजह से होता है? विटामिन ए, प्रोटीन्स, विटामिन के या विटामिन सी? किसकी वजह से होता है भाई? विटामिन ए की वजह से, प्रोटीन्स की वजह से, विटामिन के की वजह से, या विटामिन सी की वजह से? देखो नाइट ब्लाइंडनेस जो एसोसिएटेड है आपका विटामिन ए से एसोसिएटेड है। विटामिन ए अगर नहीं आपके शरीर में होगा तो आपने सुना होगा रात को दिखना कम हो जाता है काफ़ी लोगों को। और एक और चीज़ होती है ज़ेरोफ्थेल्मिया। ज़ेरोफ्थेल्मिया बेसिकली क्या है? ड्राइनेस इन आइज, आंखों में सूखापन जो हो जाता है, वो भी इससे एसोसिएटेड है। आप ये मान के चलना कि हो सकता है अगली बार सवाल आए जिसमें बस और बस नाइट ब्लाइंडनेस हटाकर वो ज़ेरोफ्थेल्मिया लिख दे, बाकी सब चीज़ें सेम चलेगी। इसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना अगर नहीं पता हो तो। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द पॉपुलर नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड का पॉपुलर नाम क्या है या जनरल नाम क्या है एस्कॉर्बिक एसिड का? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन के या फिर विटामिन सी? विटामिन सी जो है ये जो है इसका एक्चुअल में नेम एस्कॉर्बिक एसिड है, और ये पाया जाता है खट्टी चीज़ों में या सिट्रस फ्रूट्स में। और इसकी कमी से
इसकी कमी से होता है स्कर्वी। इससे यही सवाल बनते हैं, इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनते। कोशिश करना है सारे डेटा को एक बॉक्स बना के अपने पास नोट कर लेना। ऊपर आप लिख लेना विटामिन सी, यहाँ पे सोर्स, यहाँ पे डेफिशिएंसी, और इसके अलावा इसका केमिकल नेम। इस टाइप से अगर आप सभी विटामिन को पढ़ोगे बेस्ट तरीका है, क्योंकि सवाल इसके बाहर कुछ नहीं बनना। आगे चलते हैं। What is the popular name of ascorbic acid? For your reference इसका आंसर हो गया विटामिन सी। Which of the following is a vestigial organ? अब काफी लोग क्या करते हैं, सिंपली सवाल पढ़ा, आंसर रट्टा मारा कि अच्छा अपेंडिक्स है, चलो आगे बढ़ो। जब तक इस वर्ड का ही मतलब नहीं पता कोई फायदा नहीं है। ऐसा ऑर्गन जो है तो लेकिन किसी काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं अपेंडिक्स की, तो ह्यूमंस में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि हम सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते। हमारा जो अपेंडिक्स है वो किसी काम नहीं आता। लेकिन क्या ये एनिमल्स के अंदर भी वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाएगा? नहीं, क्योंकि एनिमल्स में अपेंडिक्स का काम होता है सेल्यूलोज का, या आप कहोगे स्टार्च का डाइजेशन ज़रूरी होता है। तो ह्यूमंस के लिए अपेंडिक्स इसका आंसर होगा कि एक ऐसा ऑर्गन जो कि किसी काम का नहीं है। अब सवाल सेम रहेगा, ऑप्शंस कभी कभार बदल जाते हैं। ऑप्शंस कैसे बदलते हैं ध्यान से सुनो। अपेंडिक्स की जगह यहाँ पे दे देगा आपको जॉ के 4 नाम, इंसिजर दे देगा, कैनाइंस दे देगा, मोलर दे देगा, प्री मोलर दे देगा। इस टाइप से आपसे पूछ सकता है। और मोलर की जगह वो आपको जान के लिख देगा विजडम टूथ, यानी जो अक्कल दाढ़ होती है, तो उसमें इस केस में ये आंसर बन जाएगा। कभी कभी यहाँ पे दे देगा कॉकिक्स या फिर टेल बोन। ये जितने आपको ऑप्शंस हैं ये बहुत स्मार्ट वर्क से समझने हैं कि ऐसा क्या है जो आपकी बॉडी में काम नहीं कर रहा। हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, इन तीनों का प्रॉपर काम है। अपेंडिक्स का ऐसा कोई काम नहीं है। फिर भी आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया जाता है। अब अगर काम नहीं है तो इसका ऑपरेशन क्यों कराया जा रहा है, बताओ भाई, सोचो एक बार फटाफट। देखो अपेंडिक्स का अगर साइज इंक्रीज हो जाता है तो वो पेन करना स्टार्ट कर देता है। उसके चक्कर में अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है, इसे ऑपरेट कर दिया जाता है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकली कोई काम नहीं है। तो इसके निकाल देने से भी कोई खास नहीं पड़ता। बस ये है अगर साइज उसका बढ़ जाता है तो पेन करने लगता है, जिसकी वजह से ऑपरेट करके इसे हटा देते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा प्लांट ऐसे जो कार्निवोरस है? अब कार्निवोरस कौन होते हैं? जो कि किसी और को खाते हैं, यानी आप कहोगे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये कार्निवोरस प्रोड्यूसर्स माने जाएं या ना माने जाएं, बेसिकली किसी और लिविंग थिंग पर अपने आप को जीवित रखते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप आपने सुना होगा। ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, मक्खी हो गई, इन सब चीज़ों को खाता है। और कुछ बड़ी चीज़ों को भी, जैसे अगर मैं बात करूँ कोई छोटी स्पैरो है, कोई छोटा फ्रॉग है, तो इन सबको कंज्यूम करके इससे न्यूट्रिएंट निकाल के फिर जीता है। तो ये कार्निवोरस प्लांट माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ बटरफ्लाई? यानी बटरफ्लाई का जो जीवन है, इस टाइप से जीवन चलता है, उसमें से थर्ड स्टेज क्या माना जाता है? देखो फाइनल स्टेज तो आपका एडल्ट होगा या फिर बटरफ्लाई होगा। जो थर्ड स्टेज होता है वो आपका होता है प्यूपा। जो फर्स्ट स्टेज होता है आप उसे बोलते हो एग। जो दूसरा स्टेज होता है उसे आप बोलते हो लार्वा। इस हिसाब से चलता है। तो अगर ये वाले पैटर्न को मैं यहाँ पे आपके लिए डिकोड करता हूँ, तो थर्ड स्टेज पे हमने प्यूपा को रखा था, फोर्थ पे एडल्ट को रखा था, तो यहाँ पर थर्ड स्टेज पे आपका प्यूपा होगा इसका सही आंसर। अब इसी सवाल में अगली बार थर्ड काटेगा, सेकंड कह देगा। जो सिर्फ रट्टा मार के गया होगा उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप एक बार चीज़ों को समझ लोगे, पक्का पक्का आपको बेनिफिट होना तय है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। What is the definition for the term hibernation? हाइबरनेशन का क्या मतलब है? फटाफट से एक बार ऑप्शंस पढ़ो, फिर आंसर दो मुझे क्या होगा। ट्राई करो, कोशिश करो, जितने सवाल मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारे सवाल आपके सही होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो इसका मतलब सीखना अभी बाकी है। फटाफट साथ साथ नोट्स अपने बनाते जाओ। हाइबरनेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर ज़्यादा ठंड होती है, जब एक्सट्रीम विंटर्स हो जाते हैं, तो वो शिकार पे नहीं जा पाते एनिमल्स, जिसकी वजह से देखो दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो एनर्जी बाहर से मिलती रहे, अगर एनर्जी प्लस नहीं हो पा रही तो बॉडी से एनर्जी माइनस ना हो। यही बेसिक सा फंडा है कि अगर मैं बॉडी बनाता हूँ किसी की यहाँ पे, तो या तो इसे एनर्जी मिले तो ये जीवित रहेगा, या फिर इसकी एनर्जी ना खोए, क्योंकि इसकी बॉडी में तो एनर्जी बचनी चाहिए। तो ये क्या करते हैं, इन्हें पता है एक्सट्रीम विंटर हो गए, हम शिकार पे नहीं जाते, तो ये रिड्यूस कर लेते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी मूवमेंट।
विंटर सीजन में कुछ महीनों के लिए, कुछ टाइम के लिए सो जाते हैं, यानी अपने आप को शांत कर लेते हैं पूरे तरीके। इस प्रोसेस को, इस टर्म को, इस फिनोमेना को बोला जाता है हाइबरनेशन। जनरली ये जो पोलर एटमॉस्फेयर है वहां पर आपको देखने को मिलता है। हाइबरनेशन होगा इसका सही आंसर। हाउ मेनी कैनाइन टीथ डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव। अब इसमें लोग बहुत ही जल्दबाजी करते हैं, वो बेसिक लॉजिक नहीं लगाते, वो जल्दबाजी के चक्कर में आंसर गलत हो जाता है। अब देखो एक बात सोचो, क्या क्या हो ही नहीं सकता। कैनाइन टीथ कौन से होते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इस टाइप से अगर आप बनाते हो ऊपर वाला, तो आगे वाले जो होते हैं इन्हें इंसिजर्स आप बोलते हो, ये जो चार का सेट चलता है। इसके अगले जो होते हैं आप इन्हें कैनाइन बोलते हो, उससे अगले जो होते हैं इन्हें आप प्री मोलर बोलते हो, उससे अगले जो होते हैं उन्हें आप मोलर बोलते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बात समझ गए होगे। सेम पेयर दूसरी साइड भी चलता है। अब ये यहाँ से डिवाइडेड है इस टाइप से, तो दो दांत ये दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, दो ये दिख रहे हैं और तीन ये दिख रहे हैं। टोटल एक बार करके देखो, 2 2 4 5 6 7 8, यानी 8 यहाँ पर हो गए, 8 यहाँ पर हो गए, ऊपर वाले में होगा 16। इसी सेम टाइप से एक नीचे भी आपका होगा, लोअर जॉ में भी लगे होंगे ये वाले दांत, यानी 16 हो गए आपके यहाँ पर टोटल दांत हो गए। बस सिर्फ 32 परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया। अब वो ये पूछ रहा है कैनाइन कितने, अब लोगों को लगता है एक है, गलत आंसर है। बहुत लोग फटाफट से दो कर देते हैं कि चलो एक ऊपर एक नीचे, वो भी गलत आंसर है। कुछ भी हो जाए, आपका जब पेयरिंग चली है 2 1 2 3, ऐसे चार सेट आपको देखने को मिल रहे हैं, दो ऊपर दो नीचे, तो इन एनी केस जो भी नंबर होगा चार का मल्टीपल ही होगा, या 8 होगा या 4 होगा, तीन भी नहीं पॉसिबल है। तो 8 और 4 में से आंसर क्या है, देखो एक यहाँ पर ये वाला आपको दिख रहा है कैनाइन, एक सामने होगा, एक नीचे, एक इधर, बेसिकली 4 कैनाइन बन के आएंगे, एक इधर से निकल रहा होगा। तो इसका आंसर होगा फॉर योर रेफरेंस 4। अगली बार क्या करेगा, सवाल पलट देगा, कैनाइन काट के इसकी जगह इंसिजर लिख देगा। कितने क्वेश्चन रट्टे मार के चले जाओगे, कोई लिमिट ही नहीं है। प्री मोलर लिख देगा, विजडम टूथ लिख देगा, कोई लिमिट नहीं है। जब तक चीज़ों को पूरे तरीके नहीं पढ़ के जाओगे, आपको सीधा सीधा ये जो मैंने आपको बताया है अपनी कॉपी में नोट करना है। इसे डेंटल फॉर्मूला भी बोला जाता है जनरल भाषा में, यानी 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। अगर इसे भी आप याद करते हो तो ये इंसिजर्स हैं, ये कैनाइन है, ये प्री मोलर है और ये आपके मोलर है। ये आपको याद रखना है। इंटू 4 होता है क्योंकि दो सेट ऊपर चलते हैं, दो सेट नीचे चलते हैं। ये फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स इज ओवीपैरस। अब ओवीपैरस जब तक मतलब नहीं पता, सेंस नहीं बनेगा आगे। ओवीपैरस होता है एक, वीवीपैरस होता है। वीवीपैरस वो होता है जो कि यंग वन को जन्म देता है, यानी जो बच्चा पैदा करते हैं। ओवीपैरस वो होता है जो अंडे देता है, या फिर आप बोलोगे जो एग देता है, एग के रूप में अपने बच्चे को जन्म देता है। अब फ्रॉग, माउस, स्क्वेरल और रैबिट, इसमें जो फ्रॉग है ये एक ओवीपैरस एनिमल है, आपको ध्यान रखना है। फ्रॉग ओवीपैरस है, बाकी ओवीपैरस नहीं है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सबसे छोटा बर्ड कौन सा है, ये बहुत बार सवाल रिपीट होता है। सबसे छोटा कौन सा है, अगली बार आपसे पूछ लेगा सबसे बड़ा कौन सा बर्ड है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। लार्जेस्ट कौन सा है, मुझे फटाफट से आंसर बताओ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आंसर इसका आता होगा। एक बर्ड आपने देखा होगा, इस टाइप का एक बर्ड है, मैं आपको यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ फटाफट से। इस टाइप का एक बर्ड है कुछ, और इसका आप मुझे बताएंगे कौन सा बर्ड मैं इस समय बना रहा हूँ यहाँ पर। ये जो बर्ड है आप कहोगे, आपने ज़रूर देखा होगा ये बर्ड, ये ऑस्ट्रिच है। इसका इसका एग से भी सवाल बनता है। ये जो सवाल छोटे छोटे आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। एंड ये जो बर्ड है इसे आप लार्जेस्ट बर्ड के केस में कंसिडर करोगे। अगर सबसे छोटे बर्ड की मैं बात करता हूँ तो बी हमिंग बर्ड है, बहुत छोटा, स्पैरो से भी आप काफ़ी छोटा मान सकते हो। ये इसका आंसर होगा। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक डिसीज है, या थी आप कहोगे, जो इराडिकेट हो गई है अब। इसकी सबसे पहली वैक्सीन यानी दवा आम भाषा में आप बोलोगे, किसने डिस्कवर करी थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पैस्चर, जॉन हंटर या फिर एडवर्ड जेनर। अब एलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी किसी चीज़ से एसोसिएटेड है। हिंट मैं देता हूँ, पी से वो वर्ड शुरू होता है। मैं और हिंट दे देता हूँ, आगे आपको कुछ लिखना है। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा थोड़ा आप भी समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं पता फटाफट से गूगल करो और लिखो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग,
एंड आगे मेडिकल का कोई भी टर्म लिख देना, आंसर आ जाएगा। मैं हिंट दे देता हूँ, इन्होंने भी एक बहुत बड़ी चीज़ डिस्कवर करी थी जिस वजह से इनका नाम जाना जाता है। इस सवाल का जो आंसर है स्मॉल पॉक्स के केस में वो है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर इसका आंसर है, एंड स्मॉल पॉक्स के एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर करी थी। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। डीएनए इज स्टोर्ड मेजरली इन द डैश ऑफ द सेल। फटाफट से एक बार ट्राई करो इसे। डीएनए मेनली किस में स्टोर होता है? अब यहाँ पर ये मेजरली जो है ना, ये बहुत बढ़िया वर्ड इन्होंने लगा दिया, वरना डिबेटेबल भी हो सकता था सवाल। यानी ये पूछ रहे हैं डीएनए हो सकता है और भी कहीं स्टोर हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनली कहाँ पे स्टोर होता है? तो आप बोलोगे न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो, ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है। न्यूक्लिक एसिड। अब देखो इसके नाम में ही न्यूक्लिक आता है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस से एसोसिएटेड होगा बहुत तगड़े तरीके। एक और आता है जिसे आप आरएनए बोलते हो, वो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए। और यहाँ पर बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो डीएनए है वो आपको राइबोसोम से भी एसोसिएटेड होता है, लेकिन मेनली वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होता है। अब दूसरा मेरा सवाल ये बनता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपके सेल को और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करती है? बेसिकली विच फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द सेल कंटेंट्स एंड द सराउंडिंग। फटाफट से ट्राई करो, 5 सेकेंड दे रहा हूँ इसके। देखो सेल और सराउंडिंग्स के बीच में मैं कहूंगा ना कि अगर ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है यहाँ पे और बाकी सब सामान पड़ा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो चीज़ है जो कि बाउंड्री बना रही है, यानी इसका आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। अब सवाल मेरा ये है आपसे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डैश इन एनिमल सेल। फटाफट से आंसर दो भाई। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखो या इसे सेल मेम्ब्रेन भी लिख सकते हो, दोनों एक बात है यहाँ पे। एब्सेंट, दूसरा प्रेजेंट। इससे क्या है, देखो तैयारी, आपको कॉन्फिडेंस भी बनेगा कि मैंने सीजीएल के साथ साथ वो भी सवाल कर लिए जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल में होती है नहीं होती? आप बोलते हो सर प्रेजेंट है। एनिमल सेल को अब मैं काट रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं प्लांट सेल। अब इसका आंसर दो भाई मुझे कि अगर मैं प्लांट सेल लिख देता हूँ इसकी जगह, तो क्या उस प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है? आंसर क्या दोगे? आंसर दोगे प्रेजेंट। बहुत लोगों को एब्सेंट लगता है। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको मैं यहाँ पे अच्छे से नोट करके दे देता हूँ, थोड़ा पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ एनिमल सेल की, तो इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। अगर मैं बात करता हूँ प्लांट सेल की, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है। बेसिकली आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि प्लांट सेल के पास भी सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सेल वॉल भी होती है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती। अगला जो बहुत ज़्यादा सवाल डिबेटेबल है वो वैक्यूल का आता है। वैक्यूल का सवाल बनता है। वैक्यूल प्लांट सेल के पास है, बिल्कुल है, बहुत बड़ा है, बहुत सारे एरिया कवर करता है, जिससे उसे टर्जिडिटी या स्ट्रेंथ आप कहोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर उसका मेंटेन होता है। इस टाइप से आपने जब भी सेल देखा होगा, कभी प्लांट सेल आपने डायग्राम में देखा होगा, तो बीच में आपने एक बहुत बड़ा अंडा सा देखा होगा। इसी वैक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। क्या ये एनिमल सेल में होता है वैक्यूल? वैक्यूल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे है। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि अगर मैं एनिमल सेल की बात करता हूँ तो क्या एनिमल सेल में वैक्यूल होगा? क्या एनिमल सेल में वैक्यूल होगा? आंसर होगा यस। एनिमल सेल में वैक्यूल पाया जाता है। एनिमल सेल अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे कुछ इस टाइप से, तो एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं और प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। एनिमल सेल में वो छोटा एरिया कवर करते हैं और प्लांट सेल में वो सबसे ज़्यादा एरिया वही कवर करते हैं। एरिया या वॉल्यूम आप यहाँ बोलोगे। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। शॉर्ट में अगर मैं आपको रिपीट करता हूँ, तो अगर मैं एनिमल सेल की बात करता हूँ तो सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है। अगर मैं बात करता हूँ प्लांट सेल की, तो मैं बोलूँगा सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है। मुझे उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। देखो इसी टाइप से आप मेरे हिसाब से पढ़ो। इस समय भी मेरा खुद का कोर्स चल रहा है अनअकैडमी प्लस पे, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया। उस कोर्स के साथ साथ सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज आप ले सकते हो, क्योंकि परफेक्ट टाइम है देखो तैयारी का। डिस्काउंट कोड आपको नीचे दिख रहा है, PM लिखना है सिर्फ बिना स्पेस के, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।
पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का नया कोर्स चल रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, इनका भी कोर्स चल रहा है। इसके अलावा अभिनय सर है, रानी मैम है, सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज आप चाहो तो बिल्कुल ज्वाइन करना। आगे चलते हैं। एक ही सवाल में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड, अब क्या मैं इसे क्लियरली रिपीटेड क्वेश्चन बोल सकता हूँ? ये फ़ायदा होता है बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को याद करके जाने का, कि अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो ये मान के चलना कि जो आप प्रैक्टिस करके गए हो सवाल उसमें से 101% मिलेंगे। एक सेट में वो सवाल पूछा, दूसरे सेट में आपसे ये सवाल पूछ लिया। अभी हमने डिस्कस करा था कि विटामिन ए की कमी से क्या, या कौन से विटामिन से एसोसिएटेड है, उसी सवाल की स्टेटमेंट बदली, सेम सवाल दे दिया, विटामिन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। जैसा मैंने आपको बताया था, इसकी जगह दूसरा वर्ड भी आ सकता है, वो होगा सेरोफ्थेल्मिया। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, कौन सा ऐसा टिश्यू है जो फूड को कैरी करता है? अब देखो मैं आपको बताता हूँ, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। ये जो है ये ग्रोथ से एसोसिएटेड है, ग्रोथ लिख देता हूँ मैं इनके आगे, ये ग्रोथ से है। इनका ट्रांसपोर्टेशन से कोई लेना देना है ही नहीं बिल्कुल भी, ये सब प्लांट टिश्यूज हैं। ये जो दोनों हैं ये एसोसिएटेड है ट्रांसपोर्टेशन से। और याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कौन करता है? बताओ भाई। जाइलम करता है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कौन करता है? फ्लोएम। अब इसे याद करने में भी कई तरीके हैं। देखो एक चीज़ आप यहाँ क्लियरली समझ सकते हो, याद करने का जो पहला इसका तरीका सिंपल बनता है वो आता है W के बाद आता है X के बाद आता है Y। जैसा हमने पहले भी एक पैटर्न देखा था, जो मैंने आपको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बताया था, उस टाइप से भी आप रिलेट कर सकते हो। और यहाँ पे भी फ की आवाज़ आ रही है फूड की, यहाँ पर भी फ की आवाज़ आ रही है फूड की। दोनों तरीके आप एसोसिएट कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फूड पूछेगा तो आप फ्लोएम बोलोगे, अगर इसी की जगह वाटर लिख देगा तो आप बोलोगे जाइलम। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी, यहाँ तक ऑल गुड होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। What is the distinctive characteristic of marsupials? अब ये marsupials क्या है यही नहीं पता था काफ़ी लोगों को, और बहुत सारे क्वेश्चन स्किप करके गए। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने एक नाम सुनो, कैंगरू। कैंगरू या कंगारू जिसे आप बोलते हो, वो कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है? वो एसोसिएटेड है ऑस्ट्रेलिया से। एंड जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर कंगारू पाया जाता है, आम भाषा में अगर मैं उसे कंगारू बोलूँ तो। इसके अलावा क्वाला बियर है। ये सब क्या करते हैं, अपने बच्चे को अपने पेट में, अपने पाउच में कैरी करते हैं जब तक वो बड़ा नहीं होता। इस टाइप के एनिमल्स को बोला जाता है मार्सुपियल्स। वो अपने यंग वंस यानी अपने छोटे बच्चों को पाउचेस के अंदर कैरी करते हैं। मुझे उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। दे ले एग्स, अगर ये आएगा तो इसकी जगह क्या लिखोगे? फटाफट से ट्राई करो, ओवी पैरस या वीवी पैरस। अभी आंसर बताया है, अगर इसका आंसर नहीं पता लग रहा तो इसका मतलब आप शायद बीच में स्किप करके आगे आ गए हो। फटाफट से जो बचा हुआ पोर्शन है उसे ज़रूर देखो, क्योंकि ये सवाल भी बहुत बार बनता है। आगे चलते हैं। ब्लड प्रेशर किस चीज़ से नापा जाता है? देखो इंस्ट्रूमेंट्स का आपको क्या करना है, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ याद करके जाने हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर है, यहाँ पर होगा किसने डिस्कवर करा है, यहाँ पर होगा उसका फंक्शन। और मेनली डिस्कवर अगर याद नहीं भी कर सकते तो ये वाले दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने, क्योंकि इससे बहुत सवाल बनते हैं। अगेन मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ आंसर पे ना फोकस करते हुए और भी पॉइंट्स पे फोकस करो, कि अगर ग्लूकोमीटर की मैं बात करता हूँ ये किस काम आता है? लैक्टोमीटर, लैक्टो का मतलब मैंने बताया था मिल्क से एसोसिएटेड होगा, मिल्क की प्योरिटी चेक कर सकते हो। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, या फिर आप इसे टेम्परेचर नापने में इस्तेमाल कर सकते हो। स्विग्मो मैनोमीटर ये नापता है ब्लड प्रेशर। अगर सिर्फ प्रेशर की मैं बात करूंगा तो आंसर बिल्कुल बदल जाएगा। सिर्फ प्रेशर नापेगा आपका बेरोमीटर या बारोमीटर जिसे आप बोलते हो। ग्लूकोमीटर जो है आपकी शुगर नापने में काम आता है, जैसे आप ग्लूकोज लेवल बॉडी का, ब्लड का जो होगा वो आप नापोगे तो उसका आंसर ग्लूकोमीटर होता है। ब्लड प्रेशर अगर आपको बॉडी का नापना है तो वो स्विग्मो मैनोमीटर से नाप सकते हो। आगे चलते हैं। बोथ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन रिक्वायर डैश फॉर फॉर्मेशन। अब यहाँ पे मायोग्लोबिन काफ़ी लोगों को नहीं पता, फिर भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपको हीमोग्लोबिन तो पता है ना कौन सी चीज़ से एसोसिएटेड होता है। फटाफट से ट्राई करो।
देखो, हीमोग्लोबिन जो है वो किससे एसोसिएटेड है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। ब्लड है, ब्लड के अंदर पाया जाता है आरबीसी, आरबीसी एसोसिएटेड है हीमोग्लोबिन से, जो एसोसिएटेड है ऑक्सीजन से, और एलिमेंटल फॉर्म में एसोसिएटेड है आयरन से। अब अगर आयरन की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो बीमारी होती है एनीमिया। ऐसे चार्ट आप अगर आप दिमाग में बनाओगे तो चीज़ें बहुत आसान रहेगी। यानी आप एनीमिया की कमी क्या होगी, आप बोलोगे, चाहे उससे आप एसोसिएट कर सकते हो ऑक्सीजन की कमी से, उसे एसोसिएट कर सकते हो आयरन की कमी से, उसे एसोसिएट कर सकते हो इसकी डेफिशिएंसी से। सबकी डेफिशिएंसी का आंसर आप कहोगे ऑप्शन पे वैरी करता है। किसी को भी आप कह सकते हो कि भैया खून की कमी एनीमिया, आरबीसी की कमी एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी एनीमिया, ऑक्सीजन की कमी एनीमिया, आयरन की कमी एनीमिया। आई होप पॉइंट समझ पा रहे हो किस टाइप से आपको चीज़ें पढ़नी है। अगर सेशन पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर करना, जिससे आगे भी इस टाइप के जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट बनते हैं सभी के सभी मैं आपको यहीं पे करा दूँ। Identify the part of brain that controls the maintenance of posture, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। यानी आप सीधे खड़े हो तो कैसे खड़े हो, आप बैठे हो तो कैसे बैठे हो, या बैठ के एकदम उठ रहे हो तो बैलेंस बना के आप इजीली कैसे उठ पा रहे हो। ये सब चीज़ें जो है कौन कंट्रोल करता है, फटाफट से ट्राई करो। कौन ऐसा है जो आपका बैलेंस कंट्रोल कर रहा है। अगर आप चेयर पे बैठे हो तो आप चेयर पे, अगर कहीं भूकंप भी आ रहा है तो आप नहीं गिर रहे, या फिर आप खड़े हो कहीं पे बहुत देर से ट्रेन में बस में, तो आप बैलेंस बना पा रहे हो। ये कौन मेंटेन करता है, ये करता है सेरिबेलम। सेरिब्रम जो है ये नहीं करता। दूसरा मेरा सवाल आपसे, ये आप होमवर्क क्वेश्चन इसे कह सकते हो, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, इसका आंसर क्या है। अगर आंसर पता भी है तो भी मैं कहूँगा एक बार इसका आंसर चेक जरूर करना, क्योंकि अगर किसी को सेरिबेलम लग रहा है तो वो गलत आंसर है। मैंने आपको हिंट दे दी है, सेरिबेलम इसका नहीं आंसर होगा, इसका आंसर कुछ और होगा। ठीक है, मैं हिंट बता ही देता हूँ। चलो, सेरिब्रम आपने नाम देखा है, ऑप्शन नंबर 1 है, वो इससे एसोसिएटेड है। आगे चलते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं फटाफट से। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज ब्लड प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर भी क्या होता है, एक स्प्लीन आपने सुना होगा, पेट के पीछे को एक ऑर्गन होता है, एक आपने सुना होगा बोन मैरो। ये दोनों ही एसोसिएटेड है, और एक को तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। अब कभी भी ऑप्शन में दोनों नहीं देगा, आपको बस ये देखना है खून कहाँ पर बनता है। खून बनता है बोन मैरो में। बोन, अस्थि मज्जा आपने नाम सुना होगा। बोन मैरो क्या होता है, जो हमारी हड्डियां होती है, स्पेसिफिकली जो मोटी हड्डी होती है, जैसे हाथ की है, शोल्डर की है, इसके अंदर आप कहोगे वहां पर बनता है ब्लड। और अगर वहां पर कोई भी दिक्कत आती है तो उस केस में जो ब्लड होता है वो सही नहीं बन पाता। जो लॉन्ग टर्म में आप कहते हो कि जो आपका ब्लड कैंसर हो गया, वो बोन मैरो से ही एसोसिएटेड होता है। इसका आंसर होगा बोन मैरो। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, सबका काम कुछ ना कुछ ब्लड से जुड़ा हुआ है। ब्रेन क्या करता है, ब्लड को सिर्फ और सिर्फ ब्लड को वो कंज्यूम करता है। ब्रेन सिर्फ और सिर्फ ब्लड को कंज्यूम करता है, यूज करके इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। लंग्स जो है ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, और हार्ट जो है इसे पंप करता है, ये प्रोड्यूस करता है। एक और है जो फिल्टर करते हैं, कोई मुझे बता सकता है फिल्टर कौन करता है। फिल्टर करती है किडनी। फिल्टर और प्यूरिफाई में फ़र्क है। ये O2 CO2 एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अलग अलग जो सॉल्ट्स हैं जो आपकी बॉडी में एसोसिएटेड नहीं चीज़ें जो आपको चाहिए, वो होगा फिल्ट्रेशन का मतलब। जो गैसेस का एक्सचेंज होगा, नेसेसरी अननेसेसरी गैसेस का, वो प्यूरिफिकेशन के अंदर आएगा। आगे चलते हैं। विल्सन्स डिसीज इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर इन विच एक्सेस अमाउंट्स ऑफ डैश एक्यूमुलेट इन द बॉडी। पहली बात, विल्सन डिसीज जो है किससे एसोसिएटेड है, आप कहोगे ये एसोसिएटेड है कॉपर से। कॉपर से एसोसिएटेड है। दूसरा, किस पोर्शन को अफेक्ट करती है, मेनली लीवर एंड ब्रेन। यानी दिमाग जो है काम सही से नहीं कर पाता, लीवर में प्रॉब्लम आती है, लॉन्ग टर्म में फुल बॉडी इंपैक्ट आ जाता है। फुल बॉडी इंपैक्ट देखा गया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। ये नाम है खोजने वाले के नाम पे रखा गया है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज़ हाउ मैनी बोन्स? फटाफट से बताओ भाई। एक आम, देखो कितना आसान सवाल है ये, 13 जून वाली शिफ्ट का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। बहुत ही आसान सवाल है, इससे आसान सवाल नहीं बन सकता कि भैया कितनी हड्डियां होती है। आप सीधा सीधा कहोगे कि 206 हड्डियां पाई जाती है एक एडल्ट ह्यूमन की बॉडी में। अब एक और टाइप का सवाल है जो कि बहुत बार एसएससी पूछता है लेकिन इस साल नहीं पूछा। सबसे पहले तो आपको इसका आंसर बता दो, 206। ब्लड से मुझे एक चीज़ याद आती है, इस साल वो सवाल इसमें देखने को नहीं मिला, लेकिन एक सवाल आता है यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है। बेसिकली ब्लड ग्रुप की मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ब्लड ग्रुप जो है सिर्फ दो टाइप के नहीं होते हैं जो हम पढ़ते हैं। ब्लड के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, फटाफट से नोट्स अपने बना सकते हो आप। ए होता है, ए बी होता है, बी होता है और ओ होता है। अब ब्लड के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो पाया जाता है एंटीजन, एक पाया जाता है एंटीबॉडी। थोड़ा थोड़ा आपको मेरे हिसाब से नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप इजीली चीज़ों को समझ पाओ। एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एंटीजन वही होगा जो ब्लड ग्रुप है, एंटीजन हमेशा सेम होगा। ये चीज़ नहीं पता तो अपनी कॉपी में अभी नोट्स में नोट कर लो। एंटीजन सेम होगा कि अगर मैं एंटीजन बात करता हूँ ब्लड ग्रुप ए की, तो उसका एंटीजन होगा ए। बी की बात करता हूँ बी, ए बी की बात करता हूँ ए बी, और ओ के पास एंटीजन नहीं होता। ओ के पास एंटीजन नहीं होता, ध्यान रखना। यानी अगर आपसे सीधा सीधा सवाल पूछते हैं एंटीजन ऑफ ए क्या है, आप बोलोगे ए। एंटीजन ऑफ बी क्या है, बोलोगे बी। एंटीजन ऑफ ए बी क्या है, आप बोलोगे ए बी। और ओ का एंटीजन क्या है, सर ओ के पास एंटीजन नहीं होता। अब एंटीबॉडी हमेशा उल्टा चलता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, एंटीबॉडी हमेशा ही उल्टा चलेगा। यानी उल्टे का मतलब ये है कि पहली बात तो इसे छोटे लेटर्स में डिनोट करा जाता है। दूसरा, अगर यहाँ ए है तो ए का उल्टा बी, बी चलेगा। बी का उल्टा ए। अब ए बी अगर दोनों के दोनों यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ कोई नहीं बैठ सकता, यानी इसके पास एंटीबॉडी नहीं होगी और इसके पास दोनों की दोनों एंटीबॉडी होगी। पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ डिस्कस करी है, इसे फटाफट से अपने नोट्स में नोट करो। आगे चलता हूँ फिर मैं। एंटीजन ब्लड ग्रुप ए की बात करूंगा, एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, बी में एंटीजन बी एंटीबॉडी ए, ए बी में एंटीजन ए बी एंटीबॉडी नहीं, ओ में एंटीजन कुछ नहीं एंटीबॉडी ए बी। आगे चलते हैं। अब ये किस किस को दे सकता है और किस किस से ले सकता है, किस किस को ये डोनेट कर सकता है और किस किस से ये एक्सेप्ट कर सकता है। देखो भैया ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो है ये सबसे ले सकता है, ये सबसे ले सकता है तो सब इसे दे सकते हैं। क्या मैं सभी के केस में एक ए बी सीधा सीधा नोट कर दूं, क्योंकि ए बी जो है सबसे ले लेगा खून, ये तो मैंने सीधा नोट कर दिया। अब आगे चलो, ए जो अपने भाई बंधु को तो देगा ही देगा, यानी एक तो ए को देगा, एक ये जो है बी को देगा। अब ए बी तो सिर्फ ए बी को दे सकता है, और ओ जो है वो दुनिया भर को दे सकता है, यानी ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। ये पैटर्न बन गया। मुझे उम्मीद है समझ आया, नहीं समझ आया फटाफट से दोबारा समझाता हूँ। ए बी सबसे ले सकता है, ए बी जो है ले सकता है सबसे, यानी ए भी दे देगा, बी भी दे देगा, ए बी दे देगा, ओ दे देगा। और जो ओ है वो सबको दे सकता है, ओ जो है वो सबको दे सकता है। यानी ये ए जो है किससे एक्सेप्ट कर सकता है, ए किससे एक्सेप्ट कर सकता है, ओ से। बी किससे एक्सेप्ट कर सकता है, ओ से। ए बी किससे एक्सेप्ट कर सकता है, ओ से। और ओ किससे एक्सेप्ट कर सकता है, ओ से। यानी ये किससे ले सकता है, चारों जो है चारों को ही ओ दे देगा। और किससे ले सकता है, ओ के अलावा ए से ले सकता है, ये ओ के अलावा बी से ले सकता है, ये ओ के अलावा किससे ले सकता है। आप कहोगे भैया ये तो सबसे ले सकता है, क्योंकि ये ए से भी ले सकता है, बी से भी, ए बी से भी, और ये किससे ले सकता है, सिर्फ ओ से ले सकता है। ये जो पेज आपको दिख रहा है इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, इसे अच्छे से समझ लो। नहीं समझ आया फटाफट से थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाओ, दोबारा समझो। आज नहीं तो कभी नहीं वाली अप्रोच अपनाना कि हाथों हाथ समझो, चीज़ों को निपटाओ। मुझे उम्मीद है बात समझ आ रही है। एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा उल्टे होंगे, अगर ये उल्टे नहीं होंगे तो आप कहोगे क्लॉटिंग हो जाएगी। क्लॉटिंग होने से क्या होगा, बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी और डेथ हो जाएगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, एंटीजन एंटीबॉडी हमेशा उल्टे होने चाहिए।
आगे चलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ओ है ये यूनिवर्सल डोनर है, ये है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट बन गई, या मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, ए बी जो है वो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी सबसे ले लेगा, कोई से टेंशन नहीं है। और जो ओ है वो है यूनिवर्सल डोनर। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि भैया जो ओ है वो सबको दे देगा और जो ए बी है वो सबसे ले लेगा। अब एक और चीज़ चलती है, ये सवाल बना है आर एच फैक्टर, आपने एक वर्ड सुना होगा आर एच पॉजिटिव, आर एच निगेटिव। ये किससे आया है? ये एक रीसस मंकी है, रीसस फैक्टर है, रीसस मंकी से खोजा गया था ये, और ये डी एंटीजन से एसोसिएटेड है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस ये समझना है कि एक मंकी से एसोसिएटेड है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसी टाइप से मैं कह सकता हूँ कि ए के पास भी अब क्या होगा, या तो ए प्लस होगा या ए माइनस होगा। ऐसे ही ए बी ओ इन सब के पास होंगे। और अगर फुल डिटेल में अगर मैं आपको समझाता हूँ इसी को कन्वर्ट करके, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अब, कि जो ओ है, ओ जो माइनस वाला है ये सबको ही दे सकता है, और ए बी प्लस वाला सबसे ही ले सकता है। मुझे उम्मीद है बात समझ आई होगी कि पहला अप्रोच क्या रखना है। अगर आपको ऑप्शन में दिखे कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर बताओ, ध्यान से समझना, अगर ऑप्शन में दिखता है ए बी और ओ, 4-5 सवाल में डिस्कस कर देता हूँ। अगर ये दिखता है तो आप आंसर दोगे ए बी। अगर आपको दिखता है ए बी सी और डी, यहाँ पर आपको दिखता है ओ प्लस ओ माइनस, ए बी प्लस ए बी माइनस, तो इस केस में क्या आंसर दोगे? इस केस में आप आंसर दोगे ए बी प्लस, क्योंकि ए बी प्लस जो है सभी प्लस वालों से भी ले सकता है, सभी माइनस वालों से, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आप कहोगे माइनस वालों से ले सकता है, यानी इसका आंसर ये होगा। सेम इसी टाइप से यूनिवर्सल डोनर को भी डिकोड कर देता हूँ, क्योंकि देखो पढ़ो तो मेरा मानना ही है पूरा पढ़ो, सिर्फ एमसीक्यू वर्क करने से कभी काम नहीं बनेगा। ए बी और ओ, आगे चलो ए बी सी डी। अगर डोनर की बात करता हूँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओ। अगर बात करता हूँ ओ प्लस ओ माइनस ए बी प्लस, अगर इस टाइप का सवाल बनता है, इस टाइप का CGL 17 में सवाल पूछा गया है, तो उस केस में आप आंसर दोगे कि इसका आंसर होगा यूनिवर्सल डोनर का ओ माइनस। यानी आपको ये ओ प्लस से भी ले सकता है, माइनस से भी ले सकता है, यानी आपको ऑप्शन से खेलना है। दो ही टाइप के सवाल बन सकते हैं, यही 4 सवाल बन सकते हैं, इसके अलावा कोई 5वां सवाल नहीं है। अगर एक्सेप्टर पूछेगा, फिर से बता रहा हूँ, आपको देना ऑप्शन नंबर सी ए बी। उधर पूछेगा आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी ए बी प्लस, यानी स्पेसिफिकली ए बी प्लस, लेकिन वैसे ए बी। यूनिवर्सल डोनर की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आप बोलोगे ओ, या फिर स्पेसिफिकली आप बोलोगे ओ माइनस। मुझे उम्मीद है बात सबको समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, एक केस आपने सुना होगा वो, क्योंकि वो नाम आपको कई बार सवाल देखने को मिलता है, कि जिस केस में बेबी होने में प्रॉब्लम होती है, कि वो प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन होता है, जो अगर प्रॉपर नहीं हो पाता तो उस केस में जो सेकेंड बेबी होता है उसकी डेथ हो जाती है। उस वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, मैं लिख देता हूँ कि सेकेंड बेबी जब होता है उसकी डेथ हो जाती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होने चाहिए। इस केस में क्या हो जाता है, सेकेंड बेबी के टाइम तक एंटीबॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉटिंग होने की वजह से आप कहोगे कि जो सेकेंड बेबी है उसकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन वो प्रॉपर नहीं हो पाता, उसकी डेथ हो जाती है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आ गई होगी कि जो मदर है उसके अंदर एंटीजन प्रोड्यूस हो जाता है। और यही जो केस है, हमेशा याद रखना, जो फादर है उसका और सन का जो प्लस आर एच फैक्टर होता है तो प्लस बनेगा, माइनस होगा तो माइनस बनेगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, जो आर एच फैक्टर है वो फादर टू सन ट्रांसफर होता है, ना कि मदर टू सन। मुझे उम्मीद है सारी बात समझ आ गई होगी। इसी टाइप के बहुत सारे सेशन। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप UPSC, SSC, बैंक, CDS, NDA, स्टेट PSC, UGC, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।